एनीमिया एनीमिया होता क्या है? तो हम लोगों में से सब जानते हैं कि एनीमिया है खून की कमी। खून की कमी एक्चुअली होती क्या है या किस वजह से होती है, वो सब हम देखेंगे। एनीमिया इज अ कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन योर ब्लड प्रोड्यूसेस लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ हेल्दी ब्लड सेल्स। यानी कि जब हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट कम हो जाती है, हमारी बॉडी उतने रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से हो सकती है एनीमिया, या फिर इसके अलावा हेमोग्लोबिन की अगर कमी है। हेमोग्लोबिन क्या है? जो रेड ब्लड सेल्स का पार्ट है और उसकी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होगी, एचबी जिसको हम बोलते हैं, उसकी कमी होगी, या फिर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, तो हमें एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, खून की कमी। और ये बहुत ज्यादा एक कॉमन डिजीज है। एचबी कम होना तो एक बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है। और बेसिक उसके क्या रीजंस होते हैं कि हमारी डाइट ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से हमारे हम रिच आयरन लें या हम फोलेट रिच लें, उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी हो जाती है एचबी की, जिसकी वजह से एनीमिया होता है या एचबी ही कम हो जाती है। अब सबसे पहले हम देखें कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्या काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको, ब्लड का मेन पार्ट है, और उसको इसके अंदर जो एचबी है यानी हेमोग्लोबिन है प्रेजेंट, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को लेकर जाता है हमारे डिफरेंट टिश्यूज तक, हमारे मसल्स तक, हमारे जितने भी बाकी बॉडी सेल्स हैं उन तक लेकर जाती है एचबी जो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हर जगह पे ट्रांसपोर्ट करना काम है एचबी का, हेमोग्लोबिन का। सो जब हमारी बॉडी में एनीमिया होता है, एचबी की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन इनफ नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस, थकावट रहती है, और चेहरा और या जिस्म का जो रंग है वो भी पीला होने लग जाता है। डिजीनेस रहती है, बहुत ज्यादा थकावट, चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है हमारे सेल्स को वही नहीं मिल रही होती। और जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जो उनका एनर्जी सोर्स है जिसकी वजह से वो काम करते हैं, तो फिर वो अपना काम नहीं करेंगे। उसकी वजह से हम भी फिर जो है वो फटीग होने लग जाती है, हमें टायर्डनेस होने लग जाती है। तो ये सारे इसके जो सिम्टम्स भी आ जाते हैं एनीमिया के सिम्टम्स, यानी टायर्डनेस है, इसके अलावा फटीग है, चेस्ट पेन है, और चक्कर आने लग जाते हैं, हाथ और पाँव जो है वो ठंडे होने लग जाते हैं, जो हमारी स्किन है, चेहरे का रंग बहुत ज्यादा जर्द होने लग जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स आपने भी देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, अगर आपके कोई रिलेटिव या फैमिली में किसी की एचपी वगैरह कम होगी तो आपने ये सारे सिम्टम्स उनके अंदर भी देखे होंगे। अब नेक्स्ट है कि इनके काजेज क्या हैं, यानी एनीमिया हो जाता है लेकिन इसके काजेज क्या हैं। तो दो तो हमने पढ़ लिया, या एचबी की कमी होगी या रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, लेकिन कमी किस वजह से होती है? या क्योंकि या तो हमारी जो बॉडी है वो ये इनफ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, एक तो ये आ गया कि हमारी बॉडी जो है वही इसको अच्छे अमाउंट में के अंदर नहीं बना रही, हेल्दी अमाउंट के अंदर नहीं बना रही, जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की अगर हेल्दी अमाउंट की बात करें तो मेल्स के अंदर 4.7 टू 6.1 या 6 राउंड अबाउट मिलियन सेल्स बाय माइक्रोलीटर। ब्लड के अंदर इतनी हमारी रेड ब्लड सेल्स की हेल्दी अमाउंट है मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर जो है वो 4.2 से 5.5 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो ये हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट है, और जब भी हमारी बॉडी में इससे कम अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो हमें एनीमिया डेवलप हो जाएगा। और सेकंड, अब इसकी खासियत है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस तो इनफ अमाउंट में हो रहे हैं, लेकिन सम टाइम कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस हो गया है। अब जब ब्लड लॉस हुआ है तो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो निकल गए हैं, उसकी वजह से ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, तब भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। किसी बीमारी की वजह से भी, अगर हमारे अंदर बीमारी की वजह से हमारा कोई खून वगैरह जाया हुआ है, तो उसके अंदर भी हमारे क्या होता है कि हमारी एचबी की कमी हो जाती है, या रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। इसके अलावा अगर हमारी जो डाइट ऐसी है जिसमें हमारा आयरन रिच नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, फोलेट नहीं है, तो फिर भी हमें एनीमिया डेवलप होता है। और ये एक मोस्ट कॉमन है आज के दौर में, हमारी मेजोरिटी जो है उनकी डाइट ऐसी ही है कि हमारी हम इनफ अमाउंट में ना आयरन ले रहे हैं, ना विटामिन B12 ले रहे हैं, ना फोलेट ले रहे हैं, कुछ भी हमारा इनफ अमाउंट में नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो, बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है। एनीमिया तो फिर है कि हमारी जितनी भी आजकल की बीमारियां वो सब हमारी डाइट की वजह से जो है वो खासतौर पर डाइट की वजह से होती हैं। और ट्रीट भी आप इसको देख सकते हैं कि हम डाइट की वजह से ही कर सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए हमें डाइट मैनेजमेंट की जरूरी है उनको कंट्रोल करने के लिए। अब इसके अलावा एक कंडीशन ये आती है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन का सारा पैटर्न है, उसमें कोई ऐसी खराबी आ जाए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर आयरन तो है लेकिन वो आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा।
अब वो कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्टमक में इशू हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोन्स डिजीज और सीलिएक डिजीज यहाँ पे मेंशन भी है। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होती है और हम जो खाना खा रहे होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जब खाना या आयरन जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लगा लें कि आयरन ही है वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारे ये सेल्स को आयरन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमारा रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। सो आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया जो है वो इस वजह से भी होता है। इसके अलावा अगर हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, हैवी पीरियड की वजह से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो रेड ब्लड सेल ज्यादा निकल जाते हैं, ज्यादा कम हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और ये एक मतलब एक दफा नहीं होता ऐसे, अगर ज्यादा कॉन्टिन्यूसली ऐसे हो तो फिर एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, और उनका पता है कि उनका जो ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, एक न्यू इंडिविजुअल जो है उनकी बेबी को जा रहा होता है, और उनका जो ब्लड है जाहिर है जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेफिशिएंसी होगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, जिसकी वजह से खास तौर पे देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर एनीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए लाजमी उनको फॉलिक एसिड और आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको प्रेगनेंसी में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेज है, सीकेडी, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें तो स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके अंदर आप अगर आप रेशियो देखें तो एनीमिया की रेशियो उनके अंदर बहुत ज्यादा है। कि इसकी क्या वजह है? इसकी एक मेन वजह है कि हमारी किडनी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको इरिथ्रोपायटिन कहते हैं। ये हार्मोन क्या कराता है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब जब हमें कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी, कोई किडनी डिजीज होगी, हमारा किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं करी, तो फिर हमें ये हार्मोन भी इनफ अमाउंट में रिलीज नहीं होगा, और जब हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से भी फिर हमें डेफिशिएंसी होगी रेड ब्लड सेल्स की और एनीमिया डेवलप होगा। इसके अलावा ब्लड लॉस की बात की जाए या क्रॉनिक ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की बात की जाए, अगर बहुत ज्यादा देर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है तो भी हमारे एनीमिया डेवलप हो सकता है। अब ये इन्फेक्शन का क्या रिलेशन है एनीमिया के साथ? यानी हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन हुई है किसी जगह पे, तो इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी ने क्या करना है, अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म में हमारे जो सारे आयरन रिजर्व्स हैं उनको उसने स्टोर कर लेना है अपने पास, जितने भी आयरन स्टोर्स हैं उनको रिजर्व कर लेना है। यानी सर जो फ्री आयरन हमारी ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा था उसको वो कंट्रोल करती है, उसको वो सर्कुलेट नहीं होने देती। किस लिए नहीं होने देती? क्योंकि ये जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह है वो उसके ऊपर अटैक करके ग्रोथ ना करे, इन्फेक्शन ज्यादा ना हो। इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे जितना ज्यादा आयरन होगा, इस वजह से वो आयरन के जितने भी स्टोर्स हैं उनको रिजर्व कर लेती है। तो अगर कोई ऐसी स्टेज आए, समटाइम्स इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन किसी को हुआ है उसके दौरान उसने अपना एचबी टेस्ट करा लिया, तो तब भी उसकी एचबी या जो ब्लड है एनीमिया का वो उसको शो होगा सिम्टम, क्योंकि उसकी उस दौरान इन्फेक्शन के दौरान उसकी बॉडी ने जितने उसके आयरन स्टोर्स हैं उनको रिजर्व करके रखा हुआ है। सो उसको लगेगा कि उसकी बॉडी में कमी है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर इसके अंदर हमें देखा जाए कि अगर उसकी एचबी कम है तो हम उसको आयरन रिच फूड नहीं देंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन है, वो सिर्फ स्टोर है, उसको रिजर्व किया गया हुआ है, उसकी बॉडी में इनफ आयरन है। ये सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनीमिया के सिम्टम्स जो हो रहे होते हैं, एनीमिया शो होता है, लेकिन हम उसे आयरन रिच फूड नहीं देते। ये तो इसके कॉजेज थे। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कॉमन है: आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, ए प्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब इनमें माइनर माइनर सा डिफरेंस है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो देखिए नेम से पता चल रहा है आयरन डेफिशिएंसी, यानी इसके अंदर एनीमिया के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होगी। जब आयरन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया होगा तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब विटामिन, कौन सा विटामिन? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की जब डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से हमें एनीमिया होगा और उसे हम कहेंगे विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, एवरेज साइज से लार्ज हो जाता है। अब जब एवरेज साइज से लार्ज होगा तो इसको वो जब एवरेज साइज से लार्ज होगा तो वो अच्छे तरीके से जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स जो होंगे, एनीमिया डेवलप होगा। इसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। थर्ड पे आ जाता है एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के दौरान जो भी अभी हमने डिस्कस किया जैसे कॉजेज के अंदर होता है, मैंने बताया कि आयरन जो है वो स्टोर्स रिजर्व हो जाते हैं, तो वो इसी में आता है इन्फ्लेमेशन में। इसके बाद आता है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो इनफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते हमारी बॉडी में। ठीक है।
हमारी बॉडी में जब इनफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बोन मैरो के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होता है। सिकल सेल एनीमिया, इसका जो है वो नेम, ये कॉमन नेम नहीं है, इसका कॉमन नेम थैलासीमिया है, जो अक्सर लोगों ने सुना होगा। उस उन पेशेंट्स के अंदर एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया होता है। ये क्या होता है कि उनकी जो जीन्स होती हैं उसके अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। उनकी बॉडी में जो प्रोटीन है, वो जो ये हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये ग्रेट शेप की नहीं बन रही होती। इसकी वजह से उनकी बॉडी में जो जो ब्लड है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं होता। जब ब्लड इनफ प्रोड्यूस नहीं होगा, उनकी बॉडी में हेमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल बन रही है, तो उनकी बॉडी में फिर डेफिशिएंसी होती है, ब्लड की डेफिशिएंसी, खून की कमी होती है। इसी वजह से उनको हमें खून जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये थैलासीमिया लास्ट वाला जो है वो एक्चुअली थैलासीमिया है। जो थैलासीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। आवाज आ रही है, सबको क्लियर है, समझ आ रही है साथ साथ? जी मैम, क्लियर है। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइट को, देन सप्लीमेंट्स को, एंड ट्रीट कंडीशंस ऑफ कॉज। यानी कि डाइट में हमने अपनी डाइट को ठीक करना है, सप्लीमेंट्स में हमने सप्लीमेंट्स लेने हैं। ट्रीट द कंडीशन ऑफ कॉज, ये क्या है कि हमने देखना है कि जिस वजह से एनीमिया हुआ है हमने उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बात की किडनी, क्रोनिक किडनी डिजीजेस की, या इन्फेक्शन की बात की, या जैसे प्रेगनेंसी की बात की, तो अगर इन केसेस के अंदर एनीमिया हो रहा है हमें, तो हमने देखना है कि देखिए प्रेगनेंसी में उसको सप्लीमेंट्स जाएंगे। अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी किडनी डिजीज है तो उसकी पहले किडनी डिजीज ट्रीट होगी जिसकी वजह से उसका एनीमिया खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है तो पहले उस पर्सन का इन्फेक्शन ट्रीट होगा, उसका एनीमिया खुद ही ठीक हो जाएगा। तो थर्ड पे हमारे पास ये चीज आती है। अब सबसे पहले हम जब किसी पेशेंट की देखते हैं उसकी एचबी कम है या उसको एनीमिया, तो उसकी हम हिस्ट्री चेक करते हैं। उसकी हिस्ट्री में चेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसको एनीमिया किस वजह से है, और सबसे पहले हम उसी को ट्रीट करते हैं, देन उसको हम डाइट और सप्लीमेंट्स देते हैं। डाइट की अगर बात करें, जैसे सबसे पहले ये जो कुछ कंपाउंड्स, कुछ मिनरल्स के नेम लिखे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। हमें वो वाली फूड आइटम्स खाने चाहिए जिनके अंदर आयरन हो, विटामिन B12 हो, फुलेट हो, कॉपर हो, विटामिन A हो। ठीक है, ये सारी चीजें इन कंपाउंड्स के अंदर, जिन फूड आइटम्स के अंदर पाई जाएंगी, हमने वो फूड आइटम्स खाने हैं। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन दो तरह का होता है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हमारी बॉडी में हीम आयरन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो ज्यादा है, यानी हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ये हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे मैंने लिखा भी हो एनिमल सोर्सेज, यानी मीट है, एग है, पोल्ट्री, जैसे हम जो बीफ, मटन, जिस तरह की चिकन, जितने एनिमल सोर्सेज हैं उन्हें, उनसे हमें जो है वो हीम आयरन मिलेगा, और ये हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है। यानी आपने देखा होगा किसकी एचबी की कमी वगैरह, तो उसे लोग कह देते हैं कि कलेजी खाओ, लिवर वगैरह खाओ। तो वो क्या होता है कि वो एनिमल सोर्सेज से हीम आयरन मिल रहा है और वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड है नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन हमें मिलता है प्लांट सोर्सेज से, यानी जितनी हमें दालें, लोबिया, चना वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं, और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, जितने प्लांट सोर्सेज से हमें मिलेगा वो नॉन हीम आयरन होगा। नॉन हीम आयरन हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन C का इंटेक अच्छा करना पड़ता है। यानी कि अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, यानी आयरन के लिए हम कोई प्लांट सोर्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दाल खा रहे हैं, अब हम दाल से हमें आयरन मिलेगा लेकिन हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम उसके साथ कोई विटामिन C करें, विटामिन C का इंटेक करें। अगर दाल ले रहे हैं तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, जिसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इनहेंस हो जाएगी। इसके अलावा जो कैप्सिकम है, यानी शिमला मिर्च है, वो बहुत अच्छा विटामिन C का सोर्स है। तो हम कोई अगर सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर हम साथ विटामिन, लोबिया वगैरह है तो उसके साथ हम इसका सलाद ले सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह का। तो इस तरीके से हम नॉन हीम आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को ज्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी बॉडी में जो हीम आयरन है, हीम आयरन होता है Fe2+ की फॉर्म में। Fe2 जो है वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी मैकेनिज्म है उसके अंदर डाइवेलेंट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। डाइवेलेंट ट्रांसपोर्टर्स यानी जिनकी वैलेंसी 2 होती है। डाइवेलेंट ट्रांसपोर्टर्स हमारी बॉडी के अंदर जब होते हैं तो वो Fe2+ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो नॉन हीम आयरन है वो Fe3+ है।
ठीक है। Fe3+ इसी वजह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जब हम विटामिन सी लेते हैं साथ, तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो Fe3+ जाता है नॉन हीम आयरन से, उसको Fe2+ में कन्वर्ट करता है, और देन वो हमारी बॉडी में फिर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब आ जाते हैं फूड्स रिच इन आयरन इंक्लूड। अब ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमें मतलब जनरल से फूड आइटम्स हैं जो आयरन रिच हैं, जो हमें लेने चाहिए। जैसे रेड मीट की बात की मैंने, यानी बीफ मटन वगैरह की बात की, पोर्क पोल्ट्री। पोर्क तो यहाँ पे नहीं होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये पिग का गोश्त है, उसको कहते हैं पोर्क। तो यहाँ पे तो हम तो मुसलमान है तो ये हराम है। ठीक है। सी फूड है, ये भी आयरन का अच्छा सोर्स है। बीन्स हैं जितनी दालें हैं, इसके अलावा लोबिया वगैरह बीन्स, ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनच वगैरह। ड्राइड फ्रूट में किशमिश और खुबानी, जो खुश्क खुबानी होती है, इसके अलावा काजू, ये भी आयरन का अच्छा सोर्स है। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये अच्छा, आयरन फोर्टिफिकेशन की बात करें थे, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स की। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स या ब्रेड पास्ता, ये वो है। फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि हमारी जो जब प्रोसेस्ड हो रही होती हैं फैक्ट्रीज वगैरह में चीजें, तो उनके अंदर वो आयरन जो है वो ऐड कर देते हैं। उनके अंदर होता नहीं है, लेकिन आयरन जो है वो ऐड कर देते हैं। सो ये आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स या ब्रेड्स वगैरह होती हैं, सो हम ये ले सकते हैं। इसके अलावा पीज हैं, यानी कि जो पीज मटर वगैरह होते हैं, हम ये ले सकते हैं। तो ये कुछ फूड्स हैं जो कॉमन हैं, जो जिनके एक नेम है, जो हम अपनी आयरन रिच हैं और एनीमिया के पेशेंट्स को ये दे सकते हैं, उनकी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर टेबल शो हो रहा है, यही वाली यही चीजें हैं। फूड्स टू अवॉइड, कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, जिनकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी। इनमें चीजों में चीज आ जाते हैं, ब्रोकोलाई या टी एंड कॉफी, ग्रेप्स कॉर्न वगैरह, इस तरह की चीजें। एक होता है कैल्शियम रिच जो फूड्स हैं, हमें ये अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच फूड आपने देखा होगा कभी, अगर किसी को डॉक्टर आयरन की मेडिसिन रिकमेंड करे, आयरन की टैबलेट रिकमेंड करे, तो वो उसे कहते हैं कि दूध के साथ नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना? क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता, आयरन के साथ बाइंड हो जाता है, और इसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उस जो टैबलेट हम लेंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी गलती है कि हम आयरन की जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको हम दूध के साथ ले रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि रात को एक गिलास दूध के साथ आयरन की मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जब भी ऐसा लेंगे तो उस टैबलेट का उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। इनफ मतलब अगर आप कोई फूड भी ले रहे हैं और उस फूड के साथ भी अगर आप कैल्शियम रिच कोई डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम रिच फूड ले रहे हैं, जैसे दूध वगैरह है, चीज वगैरह है, ये कैल्शियम रिच होती है। सो अगर आप ये लेंगे कोई आयरन के फूड वगैरह के साथ, आयरन की डाइट के साथ, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। सो इस चीज को आपने ख्याल रखना है। जो इसके अलावा आपने चाय कॉफी वगैरह, इसके अंदर कैफीन होती है, ये तो पहले ही हमारे एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से नहीं होने देती। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, यानी हमारी मार्केट में जैसे जितने भी बनी हुई चीजें आती हैं, बेकरी आइटम्स आ रही हैं, फ्राइड फूड्स आ रही हैं, ये सारी चीजें ये तो है ही अनहेल्दी ना, तो इसको बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो उसे रोकती हैं। इसके अलावा ऑक्सलेट्स होते हैं। ऑक्सलेट्स हमारे कंपाउंड होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। सो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये आयरन के साथ साथ और बहुत से मिनरल्स हैं जिनके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इसके साथ में अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट फूड्स हैं उनके नाम लूँ, अगर आप उसको लिस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यानी अगर मैं एक डाइट प्लान थोड़ा सा शेयर करूँ एनीमिक पेशेंट्स के लिए, तो उसमें क्या है कि अगर जो हनी है, शहद, ठीक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग टी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट होता है, उसमें आप एनीमिक पेशेंट्स को शहद दे सकते हैं। ठीक है, पानी के अंदर ऐड करके, जैसे नीम गर्म पानी के अंदर ऐड करके, या वैसे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून उसको खिला सकते हैं। क्योंकि आयरन जो है, हनी जो है। सो हम बात करते थे कुछ फूड्स की, यानी डाइट प्लान की एनीमिक पेशेंट्स के लिए।
एनीमिक पेशेंट्स के लिए, यानी सुबह मैं बता रही थी कि हम उन्हें अर्ली मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट में शहद दे सकते हैं। इसके अलावा हम नाश्ते में उनकी कलेजी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ये अगर ऑर्गन मीट्स की बात करें, लिवर या कलेजी वगैरह जैसे होती है, तो हम ये डेली बेसिस पे उनकी फूड के अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम डेली उनको वीक के अंदर 2 डेज अलाउ करते हैं, 3 डेज अलाउ करते हैं, ये उनकी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग देख के, लेकिन ये डेली उनको नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हम स्नैक्स में उनके लिए जो है वो नट्स या सीड्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम नट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, काजू बहुत अच्छा इसका सोर्स है आयरन का। इसके अलावा खजूरें और किशमिश जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। सो हमें सुबह उनको मॉर्निंग नाश्ते में उनके साथ दे सकते हैं कि वो खजूरें, 3 खजूरें खाएं, और उनको साथ किशमिश दे सकते हैं, 7 या 8 किशमिश जो है ये उनके लिए इनफ होंगे डेली अमाउंट में। ठीक है, ये हम डेली उनको दे सकते हैं। अगर कोई कहे कि ये मतलब गर्म होते हैं, तो मेडिकल साइंस में ये गर्म का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें कह सकते हैं कि वो इसको भिगो कर इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा ये तो हमारे पास स्नैक का ऑप्शन हो गया। अगर हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बात करें तो हम उन्हें केजी एक ऑप्शन है, उसके अलावा हम उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, आयरन रिच फूड्स, जैसे अनार है, जैसे पपाया है, जैसे मेलन वगैरह है, ये सारे आयरन रिच फूड्स हैं। तो हम उन्हें आयरन रिच फूड्स दे सकते हैं, फ्रूट के, वो सुबह को फ्रूट लें। इसके अलावा हम अगर दोपहर या शाम को उनको बीफ, मटन या चिकन की जो है वो हेल्दी रेसिपीज दे सकते हैं, ताकि उनकी जो नीड से उनकी एचबी जो कम है वो उनकी कंप्लीट हो सके। इसके अलावा जूसेस जो हैं, स्नैक्स में हम उनके हेल्दी जूसेस इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बीट रूट जूस है, यानी कि मैम जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें हम कौन से सजेस्ट करते हैं एनीमिक पेशेंट अगर डायबिटिक के साथ है? डायबिटिक के साथ है तो हम उनको हनी भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, और हम उनको डेट्स भी दे सकते हैं, लेकिन डेट भी हम उनकी मैनेज करते हैं। उनका ये होगा कि उनका थोड़ा स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता एचबी इंक्रीज होगी, लेकिन डायबिटिक को शहद भी अलाउ होता है और डेट्स भी अलाउ होती हैं। ठीक है, तो हम इनको ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वो बाकी तो मटन वगैरह या जो जूसीज है, जूसीज वो ले सकते हैं। जूसीज का हम फ्रूट की जो है ना वो लिमिट करते हैं, फ्रूट इनटेक, यानी बनानास वगैरह जो है वो हम उनको देते नहीं, क्योंकि उसके अंदर उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी जो शुगर लेवल को रेज करता है। सो हम उनको अनार वगैरह, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो लो है, तो वो इजीली ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं। अनार के जूस में मतलब वो चीनी वगैरह ऐड नहीं ना करेंगे, शुगर नहीं ऐड करेंगे, जिससे उनका जो शुगर लेवल है वो रेज हो। जो दूसरे जी ऑप्शंस है मैम, जैसे ओके। ग्रीन है या मीट वगैरह है, वो ये इजीली ले सकते हैं। सो क्वेश्चन क्लियर है आपका? जी मैम, थैंक यू। ओके, इसके अलावा जिसके जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रह गए सेशन, उसके बाद लास्ट में वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे लंच या डिनर के ऑप्शन की, तो लंच या डिनर में वो कोई भी मीट की रेसिपी ले सकते हैं, कोई कबाब वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा साथ सैलड की, अगर वो सैलड साथ लें तो सैलड के साथ वो उसके ऊपर जो सीड्स हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स और जो पंपकिन सीड्स हैं, ठीक है, ये 2 सीड्स हैं जो बहुत अच्छे आयरन का सोर्स हैं, और मोस्ट केसेस में हम ये रिकमेंड भी करते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, वो सीड्स सैलड के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। इसके अलावा जूस की बात करें थी, जूसेस जो है वो चुकंदर का जूस, वो बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है वो, और हेल्दी है, डेली खा सकते हैं। चुकंदर सलाद के तौर पे आप ले सकते हैं, अगर जूस नहीं बना के लेना चाहते। और इसके अलावा जो एक चीज ये मैंने सुनी हुई है, और इसका मुझे अब आज के क्योंकि दौर में तो नहीं पता, कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं, यानी जो तांबे के बर्तन हैं, उसमें खाने से जो है वो बहुत ज्यादा फायदा होता है एनीमिक पेशेंट्स को। सो ये मैंने मतलब पहले बुजुर्गों से सुना हुआ है, लेकिन आजकल तो मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि ये कॉपर के बर्तन अब इतने यूज नहीं होते। सो इसका कोई है मिथ है या इसका सच में कोई फैक्ट होता है, इसका मुझे इतना नहीं पता। अब लास्ट ये होगी हमारी ओवरऑल कंप्लीट डाइट। डाइट के अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की, यानी जो सप्लीमेंट्स हम अक्सर जो है वो रिकमेंड भी करते हैं। तो ये कुछ कॉमन से सप्लीमेंट्स हैं जो मैं इनकी डोजेज वगैरह तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि डोजेज वगैरह जो है वो वेरी करती है, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी के सिम्टम्स देख के, कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कुछ अच्छे जो है वो सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में। कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ नॉर्मल है। और ये सेंगोबियन वगैरह तो एडल्ट्स के लिए, सबने सुना होगा, एडल्ट्स के लिए जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो एक अच्छा आयरन का जो सिरप है वो दिया जाता है। इसके अलावा न्यूट्री फैक्टर की थी यहाँ पे, ये इब्रियोट फॉलिक, ये भी देखा होगा, ये अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है। इसके अलावा यंग लेडीज भी जो है, अगर उनको एचबी वगैरह की कमी हो, आयरन की कमी हो, इसमें फॉलिक एसिड भी है और आयरन दोनों है, तो ये भी अक्सर जो है वो पेशेंट्स को दिया जाता है, और अच्छा भी है। सो आई थिंक सेशन जो है वो यहाँ पे लास्ट हो गया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।
मैम, जिस तरह से हमने बात की कि आयरन जो है, आयरन के साथ अगर हम दूध पी लें तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, तो हम जब आयरन की टेबलेट लें तो उससे कितनी देर बाद हम दूध पी सकते हैं? 1 और 1 मैक्सिमम 1 से डेढ़, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बाद आप पी सकते हैं। ओके। और चाय भी नहीं लेनी है आपको साथ में ना, ये बात आपने याद रखनी। चाय भी आपको मतलब घंटा पहले और घंटा बाद का वक्फा दे लें आप मेडिसिन के दौरान। खाने, कोई भी खाना खाएं उसके बाद आपको फौरन चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होती है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो खाने के बाद अक्सर बहुत कॉमन ये मिस्टेक है, लोग फौरन से चाय पी लेते हैं। फौरन से नहीं, आप कम से कम 1 घंटा नहीं दे सकते गैप चाय के लिए, तो कम से कम आधा घंटा तो लाजमी गैप देना, उसके बाद चाय पिए। और मैम, जो मल्टी वाइटामिन है क्या वो हेल्प आउट करते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए? मल्टीविटामिन्स में कुछ। अगर आयरन होगा या कॉपर है, विटामिन B12 है, इन इन चीजों में से कोई अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो करेगा उसको, ठीक है, बेनिफिशियल होगा उसके लिए, उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर जैसे कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, उनके अंदर जिंक वगैरह या कुछ और डिफरेंट मिनरल्स हैं, अगर वो होंगे में जिंक मैग्नीशियम वगैरह, आयरन तो उसके अंदर है ही नहीं। बेसिकली हमें आयरन चाहिए, हमें कॉपर चाहिए, हमें विटामिन B12 चाहिए। सो जब तक ये नहीं होंगे हमारे मल्टीविटामिन के अंदर, हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मैम, मैंने पूछना था, अगर एचपी की कमी हो तो भी वेट लूज नहीं होता क्या? फिर भी स्ट्रक हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है सीन। वेट लॉस का एचबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि एचबी कम में तो मतलब आप कह लें कि ये कि सिम्टम्स उसकी वीकनेस वाले होते हैं, वेट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैम, जो एनीमिक पेशेंट होता है हम उनको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, लाइक कुछ कहते हैं नेल्स के थ्रू और आईज के? कर सकते हैं। आधे से ज्यादा उनकी स्किन जो है वो येलो हो जाती है, बिल्कुल एकदम येलो से आपको लगने लग जाती है। ये तो फौरन पता चल जाता है आपको। किसी के एचबी अगर 8 तक आ जाए ना, मतलब 8 भी हो या 9 पे तो खैर नहीं पता चलता, अगर 8 हो या 8 से कम हो, 7 पे हो, तो उनका रंग बिल्कुल जो है वो जर्द पड़ जाता है। इसके अलावा चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सो ये कॉमन सिम्टम्स है। ये तो चक्कर भी बहुत आते हैं इस पेशेंट्स को अगर जिनकी एचबी कम होती है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? इसके अलावा किसी